The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 1 फरवरी 2014 को सोमनाथ में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि आर्थिक विकास में धार्मिक टूरिज्म का बड़ा योगदान है और गुजरात में सरकार धार्मिक टूरिज्म को खूब बढ़ावा दे रही है। विकास के लिए व्यवस्थाओं में नवरचनाएं आवश्यक होती हैं और जितनी विकेंद्रित व्यवस्थाएं होती हैं उतनी आखिरी छोर के इंसान तक पहुंचने की सरलताएं बढ़ती हैं। और इसलिए इस क्षेत्र का विशेष विकास हो, तेज गति से विकास हो, सर्वदूर विकास हो, सार्वदेशिक विकास हो, सर्वहितैषी विकास हो, इस कल्पना से बनाया हुआ ये नवरचित सोमनाथ जिला आज बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां व्यवस्था में लगी हुई नई टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। आज विश्व में टूरिज्म क्षेत्र का बहुत महात्म्य है। आर्थिक विकास के अनेक पहलुओं में एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रवासन, यात्रा, टूरिज्म। भारत में सदियों से यात्रा की परंपरा रही है। एक प्रकार से यात्रा हर संतान का दायित्व रहता था और जब तक वो अपने मां बाप को यात्रा न करवाएं बेटे के काम को अधूरा माना जाता था। ये हमारी परंपरा रही थी, एक संस्कार रहे थे। और वो समाज दर्शन का भी अभियान रहता था। भारत माता के साक्षात्कार का भी अवसर रहता था। और हिंदुस्तान के कोने कोने में अगर वो 12 ज्योतिर्लिंग करता है तो भारत के हर कोने में जाकर के आता है। अगर वो 4 धाम की यात्रा करता है भारत के कोने कोने में जाकर के आता है। अगर वो हिमालय में चतुर्थ धाम की यात्रा करता है तो एक प्रकार से पूरे हिमालय का साक्षात्कार करके आता है। यानी ये परंपरा हमारे देश में सदियों से बनती आई है। आधुनिक समय में उस श्रद्धा को आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ना भी उतना ही आवश्यक होता है। और आज बदलते हुए युग में हो रहा है। आज विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति स्काइप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सोमनाथ दादा के दर्शन भी करता है, पूजा भी करता है। अंबा माता की आरती में वो शरीक होता है। तो विज्ञान भी भली भांति के तरीके से उन श्रद्धा को बल देने का इन दिनों काम कर रहा है। जिस प्रकार से
वक्त बदलता जा रहा है, व्यवस्थाओं को भी विकसित करने की आवश्यकता रहती है। और गुजरात की विशेषता रही है जन भागीदारी से विकास। विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए जन भागीदारी को गुजरात ने प्राथमिकता दी है। और आज महेश्वरी समाज के द्वारा निर्मित एक सबसे बड़े विशाल भवन का लोकार्पण हो रहा है। मैं महेश्वरी समाज के इस भवन के निर्माण में दान करने वाले सभी दाताश्रियों का हृदय से अभिवादन करता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और तीर्थ क्षेत्र पर किया हुआ दान न सिर्फ स्वयं को संतोष देता है, आने वाली पीढ़ियों को भी सुख देता है। और इसलिए हमारे यहां तीर्थ क्षेत्र के दान का महात्म्य विशेष माना गया है। मैं आज स्वर्ण मंदिर बनने जा रहा ये सोमनाथ का मंदिर, हम इतिहास में पढ़ते थे कि ये सोने के अंबार थे इस मंदिर में। तभी तो आतताइयों ने बार बार इसको लूटने की कोशिश की थी। हर मार्ग से उसको लूटने का प्रयास हुआ था। हमारी वो विरासत लूट गई थी। और कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो ये सोमनाथ हमारे पास होता क्या। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो ये सरदार के सपनों का भव्य सोमनाथ मंदिर आज हमारे बीच होता क्या। भाइयों बहनों, महापुरुषों की दीर्घ दृष्टि का सामर्थ्य क्या होता है। पॉलिटिकल विल पावर किसको कहते हैं, इसका अगर जीता जागता उदाहरण देना है तो आज जूनागढ़ और हैदराबाद का हिंदुस्तान में होना, ये गिर के सिंह हिंदुस्तान में होना, ये सोमनाथ का मंदिर हिंदुस्तान में होना, अगर ये सामर्थ्यवान नेतृत्व न होता तो शायद उसी समय ये पाकिस्तान में चले गए होते। भाइयों बहनों, उस सोमनाथ की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। राजनीतिक विचारों के कारण कई लोग संकोच अनुभव करते थे। कई लोगों की इच्छा थी, बड़े पद पर बैठे हुए लोगों की, कि राजेंद्र बाबू न जाए तो अच्छा। लेकिन राजेंद्र बाबू आए, उस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में वो शरीक हुए। उन्होंने न ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा की है, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति ने उस दिन भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी नए प्राण देने का प्रारंभ किया था। और इसलिए मैं आज उनका भी पुण्य स्मरण करना चाहता हूं। सोमनाथ की इस महान भव्य विरासत का वर्णन सुना था, लेकिन क्या कभी किसी ने सपना देखा था कि वो सोमनाथ का मंदिर फिर से स्वर्ण जड़ित बन सकता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि उस महान विरासत को फिर से एक बार वैसा ही दैदीप्यमान सामर्थ्य हम दे पाएंगे? भाइयों बहनों, वो सपना आज साकार होता दिखाई दे रहा है। कमा मुंशी जहां भी होंगे, उनकी आत्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा जहां भी होगी, ये स्वर्ण कलश वाला सोमनाथ मंदिर सबसे ज्यादा अगर शाता देता होगा तो कमा मुंशी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को देता होगा। ये छोटा काम नहीं है, ये रुपये पैसों में तोलने वाला काम नहीं है।
जिन्होंने दान दिया है, वो लाठी परिवार और उनके सभी दाताश्री, उन्होंने इतिहास को एक स्वर्णिम ताकत दी है। इतना बड़ा काम उन दाताश्रियों ने किया है। मैं इसलिए उनका भी बहुत मन से अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, यह हमारा समुद्री तट है। कुछ घटनाएं ऐसे घट जाती हैं, इसका इतिहास से नाता भी जुड़ जाता है। हमारे देश में आज से 37 ईयर पहले कोस्ट गार्ड की शुरुआत हुई थी। कोस्ट गार्ड का संबंध समुद्री तट से रहता है, वहां के नागरिकों की सुरक्षा से रहता है, सामुद्रिक कारोबार से रहता है। आज संयोग से कोस्ट गार्ड की भी वर्षगांठ है। मैं उस कोस्ट गार्ड के रूप में सेवा बजा रहे उन सभी यूनिफॉर्म वाले साथियों को भी जय सोमनाथ कह करके ईश्वर उनको शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। हमारे गुजरात के विकास की यात्रा में यह समुद्र तट कभी संकट माना जाता था। लोग अपने गांव छोड़ छोड़ करके चले जाते थे। पानी नहीं, कृषि की संभावना नहीं, यहां की हवा पनपने दे ऐसा लगता नहीं था। सारी दुनिया में सबसे अधिक विकास होता है समुद्र तट के शहरों पे होता है। दुनिया भर में पानी एक प्रमुख आधार होता है विकास की यात्रा में। लेकिन पता नहीं हम ही लोग उस हालत में चले गए, नहीं भाई, कच्छ काठियावाड़ छोड़ के भागो, कहीं भी नौकरी मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, जाओ, छोड़ो। और यहां हम लोग गांव छोड़ छोड़ करके जा रहे थे। क्यों? भाई समुद्र से क्या निकालेंगे? कुछ मछुआरे परिवार थे, वो बेचारे अपना जिंदगी गुजारा करते थे। हमने इस सोच में बदलाव लाया। 1600 किलोमीटर का समुद्र तट भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार क्यों न बने? क्योंकि हिंदुस्तान का भाग्य विधाता इस समुद्र तट क्यों न बने? उस सपने को साकार करने के लिए कई इनिशिएटिव लिए और आज विश्व व्यापार के युग में गुजरात का समुद्री तट एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के उभर रहा है। और जिस प्रकार से समुद्री तट का व्यापारिक दृष्टि से विकास हो, उसी तरह समुद्री तट के रहने वाले, जो तट पर रहने वाले हमारे सागर खेड़ू भाई बहन हैं, उनका भी एम्पावरमेंट होना चाहिए, उस क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। और इसलिए गुजरात ने सागर खेड़ू विकास योजना लगाई। हजारों करोड़ रुपयों की लागत से सागर खेड़ू विकास योजना लगाई। करीब 60 से ज्यादा कौशल्य वर्धन केंद्र शुरू किए, जिसको भारत सरकार ने भी बहुत उसकी तारीफ की है। करीब 50,000 लोग कौशल्य वर्धन केंद्र में भी स्किल डेवलपमेंट करें, और वो भी इस विकास यात्रा में ईश्वर ने जो 2 भुजाएं दी हैं, उस भुजाओं के साथ स्किल लेकर के वे भी गुजरात के भव्य भारत के निर्माण के योगदान में वो शरीक बने, उसमें हम सफलता पाई है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी